गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं खोज फर्नांडिस और हमारे यूट्यूब चैनल आरएल गुरुजी में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आपके लिए साइंस पढ़ा रहा हूं। साइंस में हमारा थर्ड टॉपिक चल रहा है, तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल में हमारे 4 हेडिंग कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट, धातु क्या होती है, दूसरा अधातु, तीसरी है धातु के भौतिक गुण, और चौथा है अधातु के भौतिक गुण। आज फिफ्थ हेडिंग है हमारी। ठीक है बच्चों, फिफ्थ हेडिंग फिफ्थ हेडिंग है हमारी धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में कि ये धातु जो है किससे अभिक्रिया करके क्या क्या चीज बनाती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों, धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, अगर हम देखें कि धातु वायु के साथ अभिक्रिया कैसे करती हैं, क्या बनता है धातु की जब वायु के साथ अभिक्रिया होती है। तो बच्चों, जब धातु जो है वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जब धातु यानी कि मेटल वायु के साथ, वायु का मतलब होता है ऑक्सीजन से। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन अगर कहीं पर दिया हो कि वायु के साथ अभिक्रिया हो रही है तो उसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है। ठीक है, आपको वायु के बारे में अगर दिया हो तो कभी भी तो ऑक्सीजन मानना है। ठीक है, तो हमारी धातु ऑक्साइड बनते हैं। धातु ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है बच्चों, धातु ऑक्साइड बनते हैं। अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो कैसे बनते हैं धातु ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। अगर हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन, हमने बोला था कि वायु के साथ अभिक्रिया, यहाँ पर लिया है हमने ऑक्सीजन। अगर आप देखते होंगे तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78 पॉइंट कुछ परसेंट पाई जाती है, नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन 21 के समथिंग है ऑक्सीजन। तो हम नाइट्रोजन को छोड़कर ऑक्सीजन को क्यों ले रहे हैं? तो नाइट्रोजन को छोड़कर ऑक्सीजन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो अगर वायु की बात आ जाए तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया मानते हैं, क्योंकि बच्चों नाइट्रोजन हमारी अभिक्रियाशील गैस नहीं है, ये सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करती है। तो हमारे लिए ये ऑक्सीजन लेना होता है। अगर कभी भी आपको आ जाए कि वायु के साथ अभिक्रिया करानी है किसी भी तत्व की तो ऑक्सीजन लेंगे। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। कोई एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए कि कॉपर है प्लस ऑक्सीजन है। जब ये अभिक्रिया करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। अगर हम देखें 2 मॉलिक्यूल अगर बैलेंस, कॉपर एक है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 लगा देंगे। अब 2 लगाया तो हमने कॉपर के भी 2 हो गए, तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। तो इस तरह से हम समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। ये हो गया कॉपर, ये ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, ये कॉपर ऑक्साइड, ये हमारी समीकरण होगी। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, मान लीजिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है Al2O3। ठीक है बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन हो गया, ये एल्यूमिनियम हो गया।
एल्यूमिनियम, ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। हम देखते हैं समीकरण हमारी बैलेंस है नहीं है, Al1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हमने देखा कि Al हमारे 2 हो गए, Al2 हो गए, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 2 है, तो ये हमारी समीकरण बैलेंस नहीं हुई। तो हम ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे। हमने बताया था कि जिस तत्व की संख्या, परमाणु की संख्या अधिक हो पहले उसे बैलेंस करते हैं। तो 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 2 से करते हैं, 2 3 6, 3 दूनी 6, ये हो गया बैलेंस बच्चों। अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम हमारा 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। तो ये हमारी समीकरण इस तरह से बैलेंस हो गई। जो ये धातु है ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से क्रिया करते हैं, ये किस प्रकार से क्रिया करते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे अभी और। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें देखना है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग से तरह से क्रिया करते हैं। कैसे कैसे क्रिया करते हैं, जैसे अगर हम देखें तो सोडियम और पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं ये हमारी धातुएं होती हैं, ये ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से क्रिया करती हैं। अगर इन्हें वायु में खुला छोड़ दिया जाए यानी कि ओपन छोड़ दिया जाए तो ये विस्फोटक का कार्य करते हैं, विस्फोटक। ठीक है, यानी कि एकदम क्रिया कर लेते हैं ये वायु की उपस्थिति में, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो इन्हें केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल जैसे हम कहते हैं उसमें बंद करके रखा जाता है। ठीक है बच्चों, केरोसिन में से बंद करके रखा जाता है। दूसरा हम देखते हैं, अगर हम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और देखें जिंक और लेड, Pb, अगर ये सभी तत्वों की हम, धातुओं की अगर हम क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन से या वायु से, तो हम देखते हैं कि ये बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं और अपनी ऑक्साइड की परत चढ़ा लेते हैं, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है इन पर। ठीक है बच्चों, अगर ये वायु के साथ इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है इन पर। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर पॉइंट देखें इसमें, तो अगर लोहा जो है, लोहे को अगर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि Fe को अगर हम हीट करते हैं, लोहा को अगर हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो नो इफेक्ट। अगर उसी जगह लोहे के चूर्ण को, ठीक है, लोहे के अगर हम चूर्ण की बात करें, लोहे के अगर चूर्ण को हम गर्म करते हैं तो ये तेजी से आग पकड़ लेता है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि अगर लोहे को गर्म करें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अगर लोहे के चूर्ण को गर्म करते हैं तो ये तेजी से आग पकड़ लेता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कॉपर वायु की उपस्थिति में, कॉपर जो होता है Cu, वायु की उपस्थिति में, वायु की प्रेजेंस में ये अपने ऊपर काले रंग की परत चढ़ा लेता है, काले रंग की परत चढ़ जाती है इस पर। ठीक है बच्चों, काले रंग की परत चढ़ जाती है अगर वायु की उपस्थिति में, अगर हम देखें इसे तो काले रंग की परत चढ़ जाती है। अगर हम देखते हैं चांदी और सोना, Au एंड Ag, ठीक है बच्चों, अगर चांदी और सोने की बात करते हैं हम, ये हो गया सोने का सूत्र, ये हो गया चांदी। ठीक है, अगर हम देखते हैं इन्हें तो ये कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं वायु के साथ में। ठीक है बच्चों, अगर हम देखें चांदी और सोना तो ये वायु के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी इसी में, धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया में उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं ये। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बच्चों, उभयधर्मी
ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं अगर इनके हम बारे में जाने तो जब धातु ऑक्साइड, ठीक है बच्चों, अगर धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल या क्षार के साथ कराते हैं तो ये जल तथा लवण बनाते हैं। ठीक है बच्चों, हमने देखा कि अगर धातु ऑक्साइड है, ये धातु ऑक्साइड है, अगर हम इसकी क्रिया अम्ल से या क्षार से करा देते हैं, अम्ल से या क्षार से करा देते हैं, तो यह क्या बनाता है, तो ये बनाता है जल तथा लवण। तो ये जल प्लस लवण का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, अगर हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल किस प्रकार से बनाता है, अगर कोई हम धातु ऑक्साइड ले लेते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लेते हैं Al2O3 प्लस कोई अम्ल ले लेते हैं, मान लीजिए HCl ले लिया हमने, HCl ले लिया, अगर हम इसे इसकी अभिक्रिया कराते हैं आपस में तो क्या होता है, हमारा H2O जल बन गया प्लस लवण बन जाएगा H और O, तो Al और Cl बचा इसमें। ठीक है बच्चों, तो AlCl3 बन जाएगा ये लवण, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्रिया हम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो जल और अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं समीकरण को बैलेंस करने के लिए, तो बैलेंस करेंगे हम, तो सबसे पहले देखते हैं किसके अणु ज्यादा है, ओके, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर 3 बना देंगे। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीजन हमारे बैलेंस हो गए। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर अब हाइड्रोजन हमारे 6 हो गए, 3 दूनी 6, अब यहाँ 1 है तो यहाँ पर 6 बना देंगे, तो ये हमारे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अगर हम देखें क्लोरीन हमारे 6 हो गए, यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ पर 2 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्लोरीन हमारे 6 हो जाएंगे। अब एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब हमारी समीकरण संतुलित हो गई। ऑक्सीजन भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, और H हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 6 हो गए हमारे, और क्लोरीन हमारे 6 हैं तो क्लोरीन 3 दूनी 6 हो गए। ये हमारी समीकरण बैलेंस हो गई बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि Al2O3 अमोनियम क्लोराइड है, इसकी क्रिया अगर हम क्षार से करा देते हैं, NaOH से करा देते हैं, तो क्या बनता है बच्चों, तो सबसे पहले बनेगा जल H2 प्लस H2 के बाद में सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा बच्चों। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं इसे, सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड की NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो बच्चों H2O और NaClO2 अमोनियम सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। ठीक है बच्चों, अब हम इस समीकरण को बैलेंस करना देखते हैं। बैलेंस किस प्रकार से करेंगे, तो हमने देखना है कि सबसे ज्यादा तत्व कौन, ऑक्सीजन की संख्या इधर 3 है, इधर भी 1 और 2 3 इक्वल है। ठीक है, अब आता है क्लोरीन 2 है, यहाँ पर एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, एल्युमिनियम यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे तो एल्युमिनियम हमारे 2 हो जाएंगे। अब हम देखते हैं सोडियम Na2 है और Na यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 2 कर देंगे तो ये Na2 हो गए, यहाँ पर भी Na2 हो गए। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं ऑक्सीजन हमारे, ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 और 1 4, 3 और 2 इसमें 5 हो गए, यहाँ पर 1 है और 2 दूनी 4, ये 5 हो गए। ठीक है बच्चों, अब हमारा हाइड्रोजन बचता है, हाइड्रोजन है 2 यहाँ पर और हाइड्रोजन 2 है, ये हमारी समीकरण बैलेंस हो गई। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट हेडिंग, ये हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड हो गए। अगर उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में पूछता है
तो आप बता सकते हैं किसी भी धातु ऑक्साइड की क्रिया अगर हम अम्ल या क्षार से कराते हैं तो जल और हमारे लिए लवण प्राप्त होता है। इन दोनों में से एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये फर्स्ट हेडिंग हमारी धातु की वायु के साथ अभिक्रिया ये कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या होगी बच्चों? नेक्स्ट हेडिंग है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। सेकंड नंबर है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ धातु किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। ठीक है बच्चों, अगर हम धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया देखते हैं तो हम देखते हैं कि अगर धातु की जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, किसी भी धातु की अगर जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो धातु ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है बच्चों, अगर हम पुनः इस धातु ऑक्साइड की क्रिया जल से करा देते हैं, धातु ऑक्साइड की क्रिया जल से करा देते हैं, धातु ऑक्साइड की क्रिया जल से करा देते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है बच्चों। ठीक है, अगर हम इसकी दोबारा जल से क्रिया करा देते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है बच्चों, धातु हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और प्लस हाइड्रोजन निकल जाएगी। ठीक है, ये हमारा बनता है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। ये सॉरी बच्चों, ये हाइड्रोजन नहीं बनेगी यहाँ पर। अगर हम धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे जल से तो धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। अगर हम धातु की जल से अभिक्रिया कराते हैं तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। जैसे सोडियम है Na+H2O की अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है NaOH प्लस हाइड्रोजन। क्या होता है कि अगर हम धातु की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अगर ये धातु जो है अधिक अभिक्रियाशील है यानी कि अधिक रिएक्टिव है तो धातु हाइड्रोक्साइड भी बना सकती है, डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर कम क्रियाशील है तो धातु ऑक्साइड पे भी रुक सकते हैं। अगर धातु ऑक्साइड की पुनः हम जल से क्रिया करा देते हैं तब भी धातु हाइड्रोक्साइड बन जाता है हमारा। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें हमारी जब हमने धातु की जल के साथ अभिक्रिया कराई तो धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनी। ये सोडियम है, ये वाटर है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस है। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन गैस है। इस तरह से ये हम धातु ऑक्साइड की क्रिया कराते हैं। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों कि कोई कैल्शियम ले लो और H2O ले लो तो कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। ठीक है, और H2 गैस निकल जाएगी। ठीक, इस प्रकार से ये क्रिया कर सकती है। अगर हम देखते हैं कि धातुओं की जल के साथ धातु की जो जब जल के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं तो उनकी अलग अलग अवस्थाओं से अभिक्रिया होती है। किस प्रकार से होती है अलग अलग अवस्थाओं से अभिक्रिया, उसके बारे में देखते हैं। तो बच्चों अगर कुछ हम देखें जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं, जल किन किन अवस्थाओं में क्रिया कर सकता है।
अगर इस बात को हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ठंडा जल हो सकता है, ठंडा जल। दूसरा साधारण जल हो सकता है, साधारण जल। तीसरा हो सकता है गर्म जल, या हम जल वाष्प कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये रूप हो सकते हैं हमारे जल के। अगर हम देखते हैं पॉइंट वाइज, ये हम पॉइंट देखें कि अगर सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम, ये सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को देखते हैं तो ये बच्चों ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है। अगर हम देखते हैं एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, एल्युमिनियम और आयरन, Fe एंड जिंक को अगर हम देखते हैं तो बच्चों ये जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं, जल वाष्प। अगर हम देखते हैं कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की बात करते हैं तो बच्चों ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। जब ये अभिक्रिया करते हैं तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जल की सतह पर तैर जाते हैं और ये अपने कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, और जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो बुलबुले के रूप में सतह पर ये होते हैं तो इनसे चिपक जाती है। ठीक है बच्चों, बुलबुले के रूप में चिपक जाती है। अगर हम यही बात करते हैं बच्चों गोल्ड की, Au, Ag और कॉपर और लेड की अगर हम बात करते हैं तो ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों। अगर हम देखते हैं ये पॉइंट हमने बताए हैं इनके बारे में दोबारा समझ लीजिए। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये जो हैं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है। और ये जो है एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ये जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम ये केवल जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, अर्थात साधारण जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, और ये अपने ऑक्साइड बनाकर ये जल की सतह पर तैर जाते हैं और हाइड्रोजन गैस इनसे आकर चिपक जाती है बुलबुले के रूप में। अगर हम देखें Au, Ag, कॉपर, Pb, अगर इन्हें देखते हैं तो ये हमारे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं बच्चों। ठीक है। ये हो गए हमारे जल के साथ अभिक्रिया कौन कौन से तत्व करते हैं, धातु की जल के साथ अभिक्रिया। अब हम थर्ड हेडिंग, ये हमारा सेकंड कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड हेडिंग, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। थर्ड की बात करते हैं तो धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी कि धातु जो है अम्ल के साथ, धातु अम्ल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं तो इसके बारे में अगर हम देखें तो धातु जो है तनु अम्ल के साथ, हमेशा तनु अम्ल के साथ करेंगे, यानी कि डाइल्यूट फॉर्म में, यानी कि तनु फॉर्म में। तनु का मतलब होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट में क्या होता है कि अम्ल की मात्रा कम होगी और जल की मात्रा अधिक होगी। ठीक है। तनु अम्ल के साथ क्रिया करके ये लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लवण प्लस H2 गैस बनाते हैं। ठीक है बच्चों। अगर हम देखते हैं कोई एग्जाम्पल इसके बारे में, एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल देखें बच्चों तो मान लीजिए Fe ले लिया, आयरन प्लस HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी डाइल्यूट है, ठीक है, इसमें जल की मात्रा अधिक है तो लवण बन गया FeCl2, ठीक है,
FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बन गई H2। ठीक है बच्चों, अब हम समीकरण को देखते हैं बैलेंस है या नहीं। इधर देखते हैं H2 2 है, इधर 1 है H, तो यहाँ पर 2 कर देंगे। क्लोरीन इधर 2 है, इधर भी 2 हो गए। Fe 1 है, 1 हो गया, यानी कि हमारी समीकरण बैलेंस हो गई। अगर हम इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो एल्यूमिनियम प्लस HCl की अगर हम क्रिया कराते हैं तो AlCl3 प्लस H2 बनता है। ये देखा होगा आपने, पुरानी ही रिएक्शन है, पीछे भी बताई गई थी। अगर इसे समीकरण को संतुलित करें तो ये समीकरण हमारी संतुलित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हमारी समीकरण बैलेंस हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तो धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया हमारे लिए केवल ये याद रखना अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये याद हमेशा जरूर रखना है आपके लिए। यानी कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट अगर हम 4 पॉइंट देखें, इसमें 4 पॉइंट को देखें तो धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। 4th पॉइंट है धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, अभिक्रिया। अब हम देखते हैं धातु की अन्य धातु लवणों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, क्या बनाते हैं। जैसे कि धातु A है, ये धातु A है। ठीक है, अगर धातु का लवण है दूसरा B का लवण विलयन, B धातु का लवण विलयन है। ठीक है, जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, ये आपस में क्रिया करते हैं तो A का लवण विलयन बन जाएगा। ये जो है A का लवण विलयन, यहाँ पर A का लवण विलयन बन जाएगा प्लस धातु B बन जाएगी। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं कि धातु A है, इसकी अगर B का लवण विलयन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये B का स्थान जो है A धातु का लवण ले लेगा। ठीक है, A धातु ले लेगी B का स्थान और B जो है A की तरफ चली जाएगी। यानी कि इस अभिक्रिया को हम कह सकते हैं कि ये विस्थापन अभिक्रिया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको हमने फर्स्ट चैप्टर में समझाया था क्या होता है, उसी का एक ये उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है आयरन और कॉपर सल्फेट Fe प्लस CuSO4। जब ये अभिक्रिया करते हैं आपस में तो Fe जो है इधर आ जाएगा और ये कॉपर यहाँ आ जाएगा, यानी कि कॉपर प्लस FeSO4 ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये होता है कॉपर सल्फेट, ये आयरन यानी ये कॉपर हो गया, ये फेरिक सल्फेट हो गया। ठीक है बच्चों, फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट हो गया। ठीक है, ये हमारी एग्जाम्पल है इसमें। अब हम देखते हैं एक लास्ट पॉइंट बचा, फिर ये हमारी हेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट पॉइंट क्या है, रिएक्टिविटी देखते हैं। ठीक है, सक्रियता श्रेणी को अगर हम देखते हैं, ये पॉइंट नोट करके डाल लीजिए आप। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी के बारे में अगर हम देखें तो वह सारणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अगर हम देखें तो वह सारणी
वह सारणी जिसमें धातुओं को उसकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, वह सारणी जिसमें धातुओं को उसकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, अगर हम क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में देखें, अवरोही क्या होता है? घटता हुआ क्रम, इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ये। अगर हम देखें कि धातुओं की जो है क्रियाशीलता को इस प्रकार से हमें लिखना है, तो ये सबसे पहला तत्व तो हमारा पोटेशियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है कैल्शियम, चौथा है इसमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, उसके बाद में आयरन, लेड, Fe, Pb और हाइड्रोजन, उसके बाद है कॉपर, Hg, Ag, Au। ये तत्व हमारे हैं। ये हो गया पोटेशियम, ये सोडियम, ये कैल्शियम, ये मैग्नीशियम, ये एल्युमिनियम, ये जिंक, ये आयरन, ये लेड, ये है हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Ag सिल्वर और Au गोल्ड। ठीक है बच्चों, ये हमारे तत्व हैं। ये जो तत्व है हमारा हाइड्रोजन आपने देखा होगा, ये हमारा अधातु है, बकाया सभी धातु हैं। ये है अधातु है। ठीक है बच्चों, ये हम पहले बता दे रहे हैं, ये अधातु है। अगर हम इधर से इधर के लिए चलें तो इसकी जो है सक्रियता श्रेणी घटती जाएगी, यानी कि इसकी क्रियाशीलता जो होगी, क्रियाशीलता कम होती जाएगी। ये होंगे अधिक क्रियाशील, ये होंगे हमारे मध्य क्रियाशील, ये होंगे हमारे कम क्रियाशील। यानी कि अगर हम देखते हैं कि पोटेशियम से Au की तरफ चलते हैं, ठीक है बच्चों, K से Au की तरफ चलते हैं, तो हमारी यानी कि इधर चलने पर हमारी क्रियाशीलता घटती जा रही है। अर्थात हम देखें कि ये जो तत्व होगा अधिक क्रियाशील होगा, फिर उससे कम ये होगा, उससे कम ये होगा, उससे कम ये होगा, उससे कम ये होगा, उससे कम ये, उससे कम ये। यानी कि अगर हम देखें कोई भी रिएक्शन है, उसमें अगर इस तत्व को दे दिया जाए और इसको दे दिया जाए, तो किसकी अभिक्रिया तेज होगी? तो इसकी होगी, क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील है, ये कम है। अगर इससे तुलना कराई जाए तो कौन अभिक्रियाशील तेज होगा? ये अधिक तेज होगा, ये कम क्रियाशील होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारी हुई सक्रियता श्रेणी। ठीक है, सक्रियता श्रेणी को दोबारा समझ लेते हैं। वह सारणी जिसमें धातुओं को उसकी क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। सक्रियता श्रेणी का मतलब होता है सक्रिय। हम देखते हैं एक्टिव होते हैं, सक्रिय हैं या नहीं है, उसकी जानकारी देता है ये, यानी कि सक्रिय है या नहीं। ये हम देखते हैं, ये धातु अधिक सक्रिय है, यानी कि अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। इधर जलने पर ये क्रियाशीलता घटती जाती है। अगर कोई एग्जाम्पल दे देता, मान लो क्वेश्चन दे देता है कोई एग्जाम में कि 4 हैं हमारे धातु, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, एक हो गया हमारा कैल्शियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया और हमारा जिंक हो गया। अगर इसमें से पूछ ले कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी है,
सबसे अधिक क्रियाशील देखें तो सबसे अधिक क्रियाशील सबसे इधर कौन सी है, Na है, तो ये हो गया। ठीक है, अगर वो कह दे सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी हमारी, तो ये जिंक, क्योंकि सबसे लास्ट में है चारों में। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सक्रियता श्रेणी को हम डिनोट कर सकते हैं, यानी कि समझ सकते हैं। अब आज की क्लास ये यहीं पर लास्ट होती है। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और